अभी क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है क्या? मैम ऑफ हो गई है। ऑफ हो गया अभी? मैम स्टार्ट हो गया। एक्चुअली हाँ अभी हुआ है, क्योंकि कल मेरा एक बीएससी फर्स्ट ईयर में क्लास था, मैंने अपनी तरफ से तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था, बट बाद में चेक करा तो हुआ ही नहीं था। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द को आप हॉस्पिटल एक्वायरिंग भी कह सकते हैं। हो रहा है, ठीक है, समझ। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। So nosocomial infection या hospital acquired infection is contracted because of an infection or toxins that exist in a certain location such as a hospital. People now use nosocomial infections interchangeably with the term healthcare associated infection means HAIS. इसको सेकेंड नाम से जानते हैं HAIS means health care associated infection and hospital acquired infection. The infection must not be present before someone has been under मेडिकल केयर मीन्स जो भी पेशेंट हमारे पास हैं एंड देन घर से हम हॉस्पिटल में जाते हैं तब तक हमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, बट जब भी मेडिकल केयर हमारा पेशेंट एज ए पेशेंट वहाँ पे स्टार्ट होता है, वुंड केयर होता है, बर्न का हो सकता है, कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, तो जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वो जो भी मरीज है, जो भी क्लाइंट है, वो इन्फेक्शन कहाँ से ले रहे हैं? हॉस्पिटल से ले रहे हैं। सो दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मीन्स हॉस्पिटल से ही ये इन्फेक्शन पेशेंट को मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वार्ड्स वेयर जो भी वार्ड्स हॉस्पिटल्स के अंदर हैं उसमें मोस्ट ऑफ आता है इंटेंसिव केयर यूनिट मीन्स वहाँ पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन की चांसेस होते हैं वेयर डॉक्टर्स ट्रीट सीरियस डिजीज मीन्स वहाँ पे जो भी डॉक्टर हैं वो भी सीरियस डिजीज कंडीशंस को ट्रीट करते हैं। मीन अबाउट 1 in 10 of the people admitted to a hospital will कॉन्ट्रैक्ट AHI मीन्स 10 में से जितने पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं मोस्ट ऑफ द 1 to 3 पेशेंट्स डिपेंड करता है वहाँ के एनवायरनमेंट में, एक्सपोजर में, मीन्स बेड टू बेड वेरी करता है। जैसे कि HD होते हैं, ICU होते हैं, सर्जिकल वार्ड्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि सीरियस पेशेंट होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं, तो उनकी जो केयर होती है, वुंड केयर होती है, सर्जिकल केयर जो भी उनको प्रोवाइड कराई जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एनवायरनमेंट में जो भी माइक्रोब्स हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो आ जाते हैं जिससे दूसरे पेशेंट वहाँ पे अफेक्टेड होते हैं। They were also associated with significant morbidity, mortality and hospital cost. और जो भी पेशेंट वहाँ पे एडमिट होते हैं, जैसे कि अलग अलग डिजीज कंडीशन के पेशेंट हैं एंड देन उनको अलग अलग पेशेंट हॉस्पिटल्स की जो नीडफुल मेडिसिन होती हैं और जो भी थिंग्स होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज करे जाते हैं, सब अलग अलग होते हैं। बट ये होता है ना कि जैसे पास 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 में रहते हैं बेड, ऐसे तो है नहीं कि बहुत ज्यादा गैप हो सकता है,
अब जैसे आईसीयू है उसमें डिपेंड करता है कितने से बेड हैं, 4-5 बेड भी हो सकते हैं, बड़ा आईसीयू भी हो सकता है। और नर्सेज भी वहां पे ऐसा तो कोई होता नहीं है कि वन पेशेंट का रेशियो, वन पेशेंट वन नर्स का रेशियो रहता है। वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में होता है। तो उससे क्या होता है कि एक नर्स दूसरे पेशेंट को भी देख रही है, एंड देन वुंड केयर वगैरह जो भी प्रोवाइड करा रहे हैं, हेयर केयर वगैरह, नेल्स केयर, बाथिंग, सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे होने के चांसेस होते हैं। एज मेडिकल केयर बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज, द केसेस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन विल ग्रो। मीन्स जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं वो इंक्रीज होते हैं वहां पे, क्योंकि अलग अलग पेशेंट है, उनका अलग अलग एंटीबायोटिक्स चलता है, अलग अलग सारी चीजें होती है, तो वहां से उनको हॉस्पिटल से इन्फेक्शन की ज्यादा चांस। बाहर तो नहीं होता है क्योंकि बाहर कुछ मेडिसिन नहीं होती हैं, घरों में थोड़ी ना ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। सो द गुड न्यूज इज दैट जो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है कैन बी प्रिवेंटेड इन ए लॉट ऑफ हेल्थ केयर सिचुएशन। रीड मीन्स ये हेल्थ जो हेल्थ एक्वायर्ड वाला इन्फेक्शन है इसको प्रिवेंट भी करा जा सकता है, हेल्थ केयर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम वहां से देख सकते हैं। अब जब भी कुछ सिम्टम्स होते हैं नेजोकोमियल इन्फेक्शन के, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के, तो वो क्या होता है कि अप टू 48 आवर आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन, मीन्स अगर जब हम पेशेंट हमारे पास आता है हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो 48 आवर के बाद में ही पेशेंट को वहाँ के कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स पेशेंट शो करने लग जाते हैं इन्फेक्शन के। एंड देन अप टू 3 डेज आफ्टर डिस्चार्ज, कई बार ये ऐसा होता है कि डिस्चार्ज होने के बाद 3 डेज के बाद पता चलता है। अब जो जैसे 48 आवर्स में जो हॉस्पिटल एडमिशन के बाद आता है, फीवर आना है, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे कि सर्जिकल पेशेंट होते हैं, सर्जरी वाले पेशेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ पेशेंट्स को फीवर आता है। तो जब भी पेशेंट को फीवर आने के बाद फिजिशियन का राउंड कराया जाता है, फिजिशियन को केस दिया जाता है, तो फिजिशियन क्या करते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। एंड देन आता है 30 डेज के बाद, अगर ऑपरेशन हुआ है पेशेंट का, किसी भी टाइप की सर्जरी हुई है, तो 30 डेज के बाद भी हो सकता है कि जो भी जिस भी साइट पे सर्जरी हुआ है, सुचरिंग हुई है, वहां पे कई बार पेशेंट को सुचरिंग हील नहीं हो पाते हैं। उसके कई रीजंस हो सकते हैं, पेशेंट का केयर नहीं हो पाता है, या फिर स्किन टॉलरेट नहीं कर पाती है, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। So someone was admitted for reasons other than the infection, मीन्स यही है कि किसी भी अनदर रीजन के कारण पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, बट पेशेंट को या तो डिस्चार्ज होने के 3 डेज के बाद, 1 मंथ के बाद भी हो सकता है, पेन होने लग जाता है सर्जरी वाली साइट पे, और कई बार पस बन जाता है, तो ये क्या इन्फेक्शन ही होता है। सो कुछ सिम्टम्स हैं जो वेरी करते हैं अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, मीन्स सेम बाथरूम यूज करना होता है, एक दो पेशेंट्स वहां पे होते हैं। सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन हो जाता है, मीन्स जो भी स्टाफ वहां पे सर्जिकल साइट को प्रिवेंट करने के लिए वुंड केयर कर रहे हैं, बिटाडीन वगैरह सॉल्यूशन यूज कर रही हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो उससे भी चांसेस होते हैं। और गैस्ट्रोएंटराइटिस भी वहां पे हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, न्यूमोनिया हो जाता है। सो ये कुछ सिम्टम्स पेशेंट शो करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंडर। द सिम्टम्स फॉर दीज इन्फेक्शंस मैन इंक्लूड, जैसे डिस्चार्ज फ्रॉम वुंड, मीन्स वो ये ना कि पस बन जाता है, फीवर पेशेंट को आज जैसे सर्जरी वाले पेशेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ पेशेंट्स को फीवर आता है, फिर कफ बन जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होने लग जाती है, यूरिनेशन में बर्निंग हो जाता है, हेडेक है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये सारे जो सिम्टम्स हैं
ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पे, ठीक है। पीपल हु डेवलप न्यू सिम्टम्स ड्यूरिंग देयर स्टे में आल्सो एक्सपीरियंस पेन एंड इरिटेशन एट द इन्फेक्शन साइट। मैनी विल एक्सपीरियंस विजिबल सिम्टम्स, मीन्स सर्जरी वाले पेशेंट है, किसी को 10 डेज रुकना पड़ता है, किसी को 15 डेज रुकना पड़ता है। तो वो जो पेशेंट हैं जो एक्सपीरियंस कुछ कुछ पेशेंटों में सिम्टम्स हम विजिबली देख सकते हैं, बट कुछ हमें ऐसा होता है कि पेशेंट से पता चलता है, पेशेंट हमें बताते हैं कि पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है साइड पे, ये वो। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। समझ में आ रहा है? हेलो यस यस मैम। मैम। हेलो। यस मैम। इसका मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी बना के, अभी बनाया हुआ नहीं है क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था ये टॉपिक रह रहा है क्या। फिर उसके बाद जैसे आता है कि व्हाट कोज नेजोकोमियल इन्फेक्शन, मीन्स नेजोकोमियल इन्फेक्शन है अदर देन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, उसकी कोजेज क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट इज दिस बैक्टीरिया, फंगई, वायरसेस। हम इन्फेक्शन ट्रांसमिशन में क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स, वायरस, ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो ये जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है ये भी क्या है, इन्हीं के थ्रू अकर होता है। मीन्स ये ही चीजें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये जो चीजें हैं कैन कोज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये ही सब कोज करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को। देन आता है बैक्टीरिया अलोन कोज अबाउट 90% ऑफ दीज केसेस, मीन्स यहाँ पे बैक्टीरिया जो होते हैं ओनली 90% केसेस बैक्टीरिया वाले होते हैं। मैनी पीपल हैव compromised immune system during their hospital stay, so they more likely to contract an infection. Some of the common bacteria that are responsible for, means ये होता है कि कुछ पेशेंट्स की बॉडी के इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तो वो इतने सारे सिम्टम्स नहीं शो कर पाते हैं, एंड देन पेशेंट ठीक हो जाता है, ओनली फीवर वीवर आके ऐसा हो जाता है। बट अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम हॉस्पिटल के टाइम पे, जहाँ हॉस्पिटल में रहते हैं, वीक हो जाता है, इतने सारे ऑलरेडी प्रॉब्लम से पेशेंट आया है, एंड देन बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, मेडिसिन वगैरह, इरिटेशन तो वैसे हॉस्पिटल के नाम से होने लग जाता है। सो कुछ पेशेंट वो चीजें टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। एंड देन बैक्टीरिया जो भी होते हैं, अब यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज हैं जो ब्लड में इन्फेक्शन करते हैं, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है, कोई वुंड को इन्फेक्टेड करता है, कोई किडनी को करता है, कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज के नाम पढ़ते हैं, जैसे स्टेफिलोकाइकोकस ऑरियस नाम से जो बैक्टीरिया होता है वो ब्लड में इन्फेक्शन करता है। देन आता है कि इकोलाई, इकोलाई वाला क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ठीक है। एंटेरोकोकाई जो होते हैं ये वुंड में भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, यूरिनरी यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, और ब्लड में भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। सो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हमें नाम से पता लग जाता है कि जैसे हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, अगर हमारे पास 11th 12th में माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है तो उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर जो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, ये जो भी 11% होता है, मीन्स मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट इसकी जो होती है 11% होती है। जो बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस जो होते हैं वो मेनली पर्सन टू पर्सन के कांटेक्ट में रहने से ही स्प्रेड होते हैं। सो इंक्लूड्स अनक्लीन हैंड्स वहाँ पे होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन यूज करना होता है, कैथेटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी मशीनरी वहाँ पे होती हैं, और जो भी हॉस्पिटल्स के टूल्स जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हैं, एंड देन जो भी थिंग्स वहाँ पे यूज करी जाती है, जैसे कि नेजो एनजी ट्यूब होती है, कैथेटर्स होते हैं, जो भी कैनुला लगाया जाता है पेशेंट को, तो ये सारी चीजें जो हैं उन्हीं के थ्रू हॉस्पिटल में इन्फेक्शन फैलता है।
मीन्स जो भी बैक्टीरिया, फंगस और वायरस जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं मेनली पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करने से। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, मीन्स आपको समझना है कि नेजोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इसका मीनिंग क्या है, एंड देन ये कैसे स्प्रेड होता है, एंड देन ये कहाँ पे हो सकता है, ठीक है, एंड देन इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बस। और ये जब भी हो रहा है तो कैसे कैसे हो सकता है, अभी जैसे बताया गया पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करने से ये इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, हैंड हाइजीन हमें बोला जाता है, स्टेराइल थिंग्स हमें यूज करने को बोला जाता है, क्यों? वो ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ही हमें सारे एडवाइस दिए जाते हैं, जो भी अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन हो, इंडियन नर्सिंग काउंसिल हो, उनके जो रूल रेगुलेशन है वो सारी चीजें वहां पे इसीलिए फॉलो करी जाती हैं। मैम हाँ जी। मैम बच्चे मैम प्रगति लॉबी में वेट करिए, उसे ज्वाइन कर लो मैम। क्या हुआ? मैम ज्वाइन कर लो प्रगति को। प्रगति सिंह, ये कोई टाइम थोड़ी ना है क्लास ज्वाइन करने मैम का, वैसे मैम ही। उसका मैम है क्या कि मैम सारे बच्चों का पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है, एमएस टीम का रिकॉर्डिंग कर नहीं पा रहे हैं मैम, और जब भी बच्चे मैम लॉगिन करते हैं तो मैम पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है। आईटी डिपार्टमेंट से ही पूछा गया है मैम, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे वो लोग। अच्छे से बोलो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? मैम पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है मैम। मीन्स तो मैंने ओपन नहीं हो रहा क्या? यस मैम, तो अभी उसने मैम मैंने लिंक से कहा है ओपन करने के लिए, तो लिंक से ओपन किए मैम। ज्वाइन कर लो मैम उसे। हाँ कर लिया। अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं एग्री हूँ आप लोगों की बात पे, क्योंकि कल मैंने बीएससी थर्ड ईयर का मेरा क्लास था 150 पे, मैं कम से कम मॉर्निंग से 8-9 o'clock से लग रही थी, मेरा बीएससी थर्ड ईयर का एमएसटी ओपन ही नहीं हुआ। एंड देन मॉर्निंग की क्लास था मेरा जूम पे, शेड्यूल भी अरेंज नहीं हो रहा था, कल पूरे दिन मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स थी, बट आज हो गया है मेरा, कुछ भी अभी तक इशू नहीं आए हैं। अब ये क्या है पता नहीं है, बट आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करें क्लास लेने का, जैसे तैसे भी होता है। सो ये आता है नेजोकोमियल इन्फेक्शन के अंडर। अब आपको पूरा समझ में आया नेजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है, इसके अदर नेम्स क्या क्या हो सकते हैं, एंड देन ये कैसे स्प्रेड होता है, एंड देन इसका जो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, मीन्स एक पर्टिकुलर जगह पे ही ये होता है, मीन्स जो हेल्थ केयर एसोसिएशंस हैं, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ केयर की जो भी हेल्थ केयर की डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये वहीं पे पेशेंट को मिलता है, कहीं बाहर से पेशेंट को ये जल्दी से नहीं होता है। और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जो कौन कौन से सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं, एंड देन कुछ बैक्टीरियाज हैं कंफर्मेशन, जिनको अपनी बुक के अंदर फाइनली नेम दिया जाता है कि स्टेफिलोकाकस है वो कहाँ इन्फेक्शन फैलाते हैं, इकोलाई है वो कहाँ फैलाते हैं, मीन्स कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिक्स हैं, ठीक है। स्यूडोमोनास है, किडनी में उनका इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो फाइनली हमें पता है, और हमें जस्ट इनको पढ़ना है और समझना है। फिर जैसे ये आता है कि हॉस्पिटल्स में ही ये इन्फेक्शन फैल रहा है, तो उसके लिए कौन कौन सी वहाँ की चीजें रेस्पॉन्सिबल है ये इन्फेक्शन को फैलाने के लिए। उसमें आता है कि मेन थिंग यही होती है कि जो हमें बायोमेडिकल वेस्ट है उसको प्रॉपर यूज करना है, हैंड हाइजीन है, हैंड वॉश जो हमें प्रॉपर यूज करना है प्रोसीजर से पहले बाद में, ये सारी चीजें होती हैं। जो कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कैथेटर है, रेस्पिरेटरी मशीन्स होती हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी टूल्स होते हैं
बेड भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि एक पेशेंट आया है फिर दूसरा पेशेंट वहां पे आता है, बेड शीट वगैरह होती हैं, जो भी लिनन हॉस्पिटल्स का है, वो सारी चीजें ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को स्प्रेड करने में इंक्लूड होते हैं एंड देन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सो एक्सेसिव और इम्प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसके अंदर मेन रोल होता है कि ज्यादा अगर एंटीबायोटिक्स यूज हो रही हैं या प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करी जा रही हैं तो दिस कैन लीड टू बैक्टीरिया दैट आर रेसिस्टेंट टू मल्टीपल एंटीबायोटिक्स, तो वो भी बैक्टीरिया जो है वो लीड करते हैं और इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। सो गाइस अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Okay, thank you. Who is at risk for nosocomial infection? Means कौन कौन ये nosocomial infection को रिस्क है? Anyone admitted to health care facility means हमें पता चल गया हॉस्पिटल्स में होता है, जो भी पेशेंट वहां पे एडमिट होते हैं उनको ही ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। फॉर सम बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, कहीं बाहर से भी हो सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स के रूममेट मीन्स जैसे जनरल वार्ड में वेरी करता है कितने सारे पेशेंट होते हैं, तो वो चीजें होती हैं। कुछ एज भी वहां पे वेरी करती है, जैसे बच्चे होते हैं या फिर ओल्ड एज पीपल्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, तो वो किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को जल्दी से ले लेते हैं। एंड देन हाउ लॉन्ग यू हैव बीन यूजिंग एंटीबायोटिक्स, डिपेंड करता है कि जो भी एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं वो आप कितने दिन से यूज कर रहे होते हैं। मीन्स ये यहाँ पे कुछ केसेस इंक्लूड करे गए हैं जो कि नेजोकोमियल इन्फेक्शन को लीड करते हैं, मीन्स रिस्क हो सकती है वहां पे। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू स्टे मीन्स लंबे समय तक आईसीयू में पेशेंट रहा है। इफ यू हैव बीन इन ए कोमा, एक्सपीरियंस्ड शॉक हो सकता है, किसी भी टाइप का ट्रोमा हो सकता है। ट्रोमा इंजरी का मीन्स जब वुंड ओपन होता है ब्लड निकलता है तो वहां पे इन्फेक्शन के चांस होते ही होते हैं। और जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर आता है कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, मीन्स जो इम्यून सिस्टम है वो अगर प्रॉपर वर्क नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट मीन्स नोसोकोमियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये कुछ इसमें फैक्टर्स हैं जो रिस्की होते हैं। मेन पार्ट इसका है कि रिस्की का मीन्स जो हॉस्पिटल्स में है उनको हो सकता है, ओल्ड एज पीपल्स को हो सकता है, और एंटीबायोटिक कितने दिन से खा रहे हैं उनको हो सकता है, और जो यूरिनरी कैथेटर यूज करते हैं उनको भी होता ही होता है। लंबे समय तक यूज करते हैं तो भले ही कितना ही प्रिवेंट प्रिवेंशन रखते हैं बट फिर भी होने के चांसेस होते हैं। आईसीयू में कितने दिन तक स्टे रहे हैं, भले वो आईसीयू पे ही डिपेंड करता। अगर लॉन्ग टर्म के लिए हॉस्पिटल्स में स्टे कराए तो मीन्स किधर से भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, और बार बार जाना होता है पेशेंट को हॉस्पिटल। जैसे कि शॉक के कोई भी शॉक पेशेंट को लगा है, हार्ट अटैक आया है, या फिर बार बार डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, तो वो क्या करता है कि जब भी पेशेंट हॉस्पिटल जाता है आता है तो वो उसको ज्यादा चांसेस होते हैं। और इम्यून सिस्टम तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता ही होता है, अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो इतना जल्दी इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं यहाँ पे। योर रिस्क आल्सो इंक्रीज इफ यू आर एडमिटेड टू द आईसीयू, मीन्स अब कितने परसेंट रिस्क बढ़ जाता है जब पेशेंट आईसीयू में रहता है, तो द चांस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ए पीडियाट्रिक आईसीयू, चांस बढ़ जाते हैं जब भी पेशेंट आईसीयू में रहता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और जो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है आर आल्सो मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज, मीन्स जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे सबसे ज्यादा होता है। 5 to 10% हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इन एरिया सच एज 40% चांसेस है। हाउ आर नेजोकोमियल इन्फेक्शन डायग्नोज? अब बात है कि हम इस नेजोकोमियल इन्फेक्शन को कैसे डायग्नोस्ट करेंगे।
Many doctor can diagnose a hospital acquired infection by sight and symptoms alone. Means कुछ डॉक्टर्स तो क्या होते हैं कि पेशेंट की साइट प्रॉब्लम सिम्टम्स देख के ही बता देते हैं कि कुछ नहीं है, आपको जस्ट इन्फेक्शन है. एंड इन्फ्लामेशन और a rash at site of infection can also be an indicates infections prior to your stay that become complicated don't count as, but you should still tell your doctor if you any symptoms appear. और जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर हैं, आपको ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है वो तो है, बट उसके अलावा भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स अगर फील होता है तो आपको डॉक्टर्स को बताना होता है, और डॉक्टर को उसके बाद ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट वगैरह के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए सब डायग्नोस्ट करना होता है. अब बात है कि हाउ आर नोसोकोमियल इन्फेक्शंस ट्रीटेड. मीन्स हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट करेंगे. अब इसको ट्रीट करने के लिए क्या होता है कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं एंटीबायोटिक्स, बेड रेस्ट, जो भी फॉरेन डिवाइसेस है उसको यूज नहीं करना है, जो भी बॉडी के अंदर कैथेटर वगैरह यूज हुआ है उनको एज सुन एज पॉसिबल रिमूव कर देना है. तो ये सारी चीजें एडवाइस हमें डॉक्टर देते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यस मैम. Yes, ma'am. ओके. कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं अभी? मैम 53. अब ये चंचल फिर लॉबी में शो हो रहा है. ये तो कोई टाइम थोड़ी ना होता है क्लास में आने का.